नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में देखेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग जो कि 1600 में शुरू होता है एक चार्टर एक्ट से जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था और जिसने कैसे धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक रास्ता बना दिया और ऑलमोस्ट 200 साल तक ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पे राज किया। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों सन 1600 में जब क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया। अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग लाइसेंस जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के साथ। ये एक प्रकार से परमिशन लेटर्स था टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप कैसे वहां पर ट्रेड करोगे। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जिनका नाम था औरंगजेब, आलमगीर के नाम से भी हम इसे जानते थे, जो कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कोई भी पावरफुल रूलर मुगल एम्पायर में बचते नहीं हैं। औरंगजेब के बाद जो आए थे वो थे बहादुर शाह वन, उनके बाद जहांगीर शाह और फिर फारूक सवायार। ये इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स थे, लेकिन कोई भी इनफ पावरफुल नहीं था कि वो कंपनी से लड़ सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्योंकि बहुत पहले ही फरमान मिल चुका था एक रॉयल ऑर्डर आलमगीर की तरफ से, जिसके कारण वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे बंगाल में, जो कि बंगाल को एक बहुत ही ह्यूज रेवेन्यू लॉस कर रहा था। और इस समय बंगाल पर रूल कर रहे थे वहां के नवाब जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से लेकर 1727 तक वे नवाब ऑफ बंगाल थे, मुर्शिद कुली खान। अब ड्यू टू अनफेयर ट्रेड बंगाल वॉज सफरिंग, मतलब उसको ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो रहा था। अब इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और नवाब ऑफ बंगाल की मृत्यु के बाद 1740 पर गद्दी पर बैठते हैं अलीवर्दी खान, जो कि ऑलमोस्ट 16 साल राज करते हैं। और इनके ग्रैंडसन होते हैं सिराज उद दौला, जो कि 1 साल मुश्किल से राज कर पाते हैं। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराज उद दौला, ये कुछ इंपॉर्टेंट बंगाल के नवाब थे। ये जो नाम है ये बंगाल के नवाब थे जिनको मैटर्स अपने हाथ पर लेना पड़ा, क्योंकि जो भी मुगल एम्परर थे वो दिल्ली पे बैठे थे, वो इनफ पावरफुल नहीं थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ें। अब अगर हम इस सीक्वेंस का टाइमलाइन देखें तो 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। 1739 आते आते मुगल एम्पायर एकदम एंड अपने वर्ष पे आ जाता है। 1757 वो टाइम होता है जब सिराज उद दौला, मैंने आपको बताया था सिराज उद दौला 1756 में गद्दी पर बैठते हैं और इनके द्वारा एक ट्रेजेडी होती है, एक त्रासदी जिसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें इन्होंने एक कालकोठरी में ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंद कर दिया था, जिसमें कईयों की मौत हो गई थी। और उसी के बाद 1757 में होता है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। रॉबर्ट क्लाइव को हम क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1761 वो टाइम आता है जब इमर्जिंग पावर जैसे कि मराठास थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि भारत में जिनका उदय हो रहा था, इनका एंड हो जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि मराठास वर्सेस अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में हुआ था। और यहां पे मराठा एम्पायर एकदम समाप्त हो जाता है। और फिर आता है 1764 का वो साल जहां पर होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज का। इसके बाद इस बैटल में हार के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 16 अगस्त 1765 को। इस बैटल में एक तरफ थे शाह आलम II, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, वर्सेस जो ब्रिटिश की ओर से लड़ रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। शाह आलम II एंड क्लाइव ऑफ इंडिया, ये जो दो नाम है इनके बीच हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के कारण क्या हुआ, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 1600 में चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स और कुछ नहीं, एक टैक्स कलेक्शन राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और ये मिल गए थे कंपनी को। अब कंपनी ने इसका एडवांटेज लिया, परंतु जैसे आज भी करप्शन एग्जिस्ट करता है वैसे उस टाइम भी था। कंपनी में कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे
जिसके कारण कंपनी को ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो रहा था और कंपनी आ गई डेब्ट में। अब कंपनी आ गई कर्ज में, तो वो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास लोन के लिए, लोन मांगने के लिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जवाब आया कि हमने आपको वहां पर ट्रेड के लिए भेजा है और आप हमसे ही कर्ज मांग रहे हो। तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट, एक चार्टर, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया फॉर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स एंड कंट्रोल द कंपनी। अब 1773 से लेकर 1853 तक ऑलमोस्ट रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट पास हुए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। बट इन 1857 एक रिवोल्ट होता है, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। एक रिबिलियन होता है, सिपॉय म्यूटिनी, जो एक इंडिया का कोर्स पूरा बदल कर रख देता है। अब यहां से जो पोर्शन हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हिस्ट्री का भी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये जो एक्ट है ये क्यों पास किया गया था, क्योंकि कंपनी को ट्रेड करने भेजा गया था और कंपनी खुद ही कर्ज में आ गई थी। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, रैम्पेड करप्शन, मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे करप्शन चल रहा था कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा। नेपोटिज्म, जो आज आप वर्ड बहुत सुनते होंगे कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वही अपने बच्चों को ही यहां पर ला ला कर भर्ती करा रहे थे, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया एक प्रकार से कंपनी में, और ये मुख्य कारण बने रेगुलेटिंग एक्ट पास होने का। और जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रोविजंस आए वो क्या क्या थे अब हम देखेंगे। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया का मैप है ये। यहां पर 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें जो ये 2 बॉम्बे और मद्रास थी, पहले तीनों का एक ही पावर हुआ करता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर बैठे थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को स्टार्ट कर दिया गया था देना बंगाल के गवर्नर को। अब जब आप बॉम्बे और मद्रास को किसी का सबऑर्डिनेट बना रहे हो जो कि बंगाल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो गवर्नर रहेगा, बंगाल वाला जो गवर्नर रहेगा, वो किसी ना किसी तरीके से एक प्रकार से प्रमुख बन जाएगा। इसीलिए इनको गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल। अब क्योंकि गवर्नर जनरल इतने पूरे बड़े इंडिया में, ये पूरे इतने बड़े प्रेसिडेंसीज में अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे, इनको दिए गए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स टू असिस्ट, मतलब कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर असिस्ट करने के लिए इनको दिए गए। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे उनका नाम था सर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और क्योंकि मैंने आपको बताया बंगाल जो था वो हेड बन चुका था एक प्रकार से, और बॉम्बे और मद्रास के पावर्स लेजिस्लेटिव स्टार्ट हो गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के पास जाना, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। एक प्रकार से आप किसी केंद्रीयकरण कर रहे हो, एक आदमी को दे रहे हो पावर, ठीक है। एज मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट। फिर क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, जो कि 1774 में एस्टैब्लिश हुआ, और सर एलाया एम्पे यहां के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने। इस प्रोविजन में एक बात थी, गवर्नर जनरल को वीटो पावर यहां पर नहीं दिया गया था। वीटो पावर जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 111 के अंतर्गत आज हमारे प्रेसिडेंट को मिलता है, यह पावर गवर्नर जनरल को नहीं दिया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। अब क्योंकि इस एक्ट के तहत पूरे पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से छीने नहीं गए थे, हेंस इट वाज कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि यहां पर रेगुलेशंस लगाए गए थे एक प्रकार से कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। उसके बाद दोस्तों एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 में भी आया था, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑलमोस्ट 11 साल बाद, 9 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ऑलमोस्ट आफ्टर 11 ईयर्स पिट्स इंडिया एक्ट आता है। सर विलियम पिट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस एक्ट में एक अलग बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट होती है जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि 6 मेंबर की एक बॉडी थी। और ये क्या करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी, सिविल एंड मिलिट्री, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो भी थे वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में रहेगा। और जो कमर्शियल अफेयर्स हो रहे थे कंपनी के, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ऑलरेडी थे, पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन किया गया था
सिविल और मिलिट्री यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यहां पर आप वर्ड देखेंगे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसको रिड्यूस कर 3 कर दिया गया था। कैलकट्टा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन, यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी तो कैलकट्टा को कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश पोजीशन का। और यहां पर ब्रिटिश पोजीशन फर्स्ट टाइम यूज किया गया इस वर्ड को। यह प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि ब्रिटिश पोजीशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच एक्ट, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब क्योंकि ब्रिटिश पोजीशन वर्ड यूज हुआ था तो एक प्रकार से कंपनी बिकेम द सबऑर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन चार्टर्स की एक खास बात थी कि एवरी 20 ईयर्स, हर 20 साल में इसको रिन्यू करने का था। तो जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके 9 साल बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और यहां से ये रेगुलरली 20 साल में अपडेट होंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1783 में कुछ नहीं, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ऑलमोस्ट 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया यूरोप और इंडिया के ट्रेड को। 1793 के बाद जो इंपॉर्टेंट 20 इयर्स के बाद जो एक्ट आता है वो होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसका बैकग्राउंड ये था कि ब्रिटिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे वहां के लोकल, वो सफर कर रहे थे क्योंकि नेपोलियन का बोनापार्टिस्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम आ गया था, जिसके कारण वो लोग वहां पर व्यापार नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश क्वीन से कि आप जो ट्रेड मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ, उसको समाप्त कर दें। तो इसी कारण इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए और कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एंड किया गया एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाय के साथ वो आज भी ट्रेड कर सकते थे चाइना के साथ, और चाय पत्ती का ट्रेड कर सकते थे। इसकी एक्सक्लूसिव मोनोपोली आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बाकी सबका ट्रेड ब्रिटिश मर्चेंट्स भी कर सकते थे। एजुकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, इंडियन लोगों की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को, है ना। और कंपनी वाज डायरेक्टेड टू स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन। तो 1 लाख रुपए स्पेंड करने का प्रावधान दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो इंडियंस के ऊपर खर्चा करें इसको उनके एजुकेशन पर। कल्चरल एस्पेक्ट से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गया था, वो अपना रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते थे, फैला सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। इसके 20 साल बाद फिर एक्ट रिन्यू होता है और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर्स था वो हमने स्टार्ट कर दिया गया था बंगाल को देना, और 1833 आते आते ऑलमोस्ट एवरी पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटली सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बॉम्बे और मद्रास को बंगाल का। और इसी के कारण से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब क्योंकि होल टेरिटरी ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, उनको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कारण था कि कंप्लीटली लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वाज गिवन टू बंगाल। यहां से जो लॉज थे आजकल, जो आज तक जो इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनीज जो लॉज बना रही थी, उसको अब एक्ट्स कहा गया, क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के यहाँ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो भी लॉज बनाएंगे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास कराना जरूरी हो गया था। इसी कारण लॉज बिकेम एक्ट, और एक लॉ कमीशन का स्टैब्लिशमेंट किया गया, है ना। और ये फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी, जिसके चेयरमैन थे सर लॉर्ड मैकॉले। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एंड कर दिया गया एंड इट वाज मेड अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्लीटली एंड ट्रेड मोनोपोली कब किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, और इट वाज मेड अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रपोज्ड अ ओपन एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता था उसके लिए एक प्रपोजल रखा गया कि अब जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है वो ओपन हो सिंपल मेरिट में इंडिया में, क्योंकि इससे पहले होता था कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज जो इंग्लैंड में होता था, उसका सेंटर भी इंग्लैंड में मिलता था। इसके लिए एक प्रपोजल दिया गया, ओनली प्रपोजल, इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड। तो ये प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। नाउ अगेन आफ्टर 20 इयर्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, जिसको हम लास्ट चार्टर के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रपोजल दिया गया था सिविल सर्विसेज का, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है
कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, जो एक ओपन एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन थी, उसको ओपन कर दिया जाता है इंडियंस के लिए भी। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज सेपरेटेड। आज तक जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी और विधायिका जो शक्तियां थी, उन पर कोई भी सेपरेशन नहीं था। फर्स्ट टाइम यहां पर सेपरेशन किया जाता है बिकॉज एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, जिसमें 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसका जो फाउंडेशन था वो इसी एक्ट के द्वारा रखा गया था। क्योंकि आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। अब ये जो भी एक्ट्स हैं ये हिस्ट्री के पार्ट है, फिर भी हम इसको संविधान या पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसका कारण यही है कि आज हमारा जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम है ये 3 अंगों पर चलता है स्टेट के, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। और आज लेजिस्लेटिव डोमिनेंस है हमारे यहां, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसका डोमिनेंस होता है एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे। तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो 200 से 300 सालों में जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस से जो लेजिस्लेटिव डोमिनेंस में ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ, इसके कारण हम लोग चार्टर एक्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट यानी पॉलिटी वाले में पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। एंड लास्टली इस चार्टर एक्ट के बाद हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। 1858 के एक्ट के बाद से 1957 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ और उसके बीच में क्या क्या हुए, इस रिवोल्ट के अपराइजिंग के कारण क्या थे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक थैंक यू सभी को।